प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे राजनीतिक संस्कृति के लक्षण या संगठक और इसके प्रभाव। ये दोनों ही बातें किसी न किसी रूप में प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत अवश्य ही पूछी जाती हैं। विशेषकर यूपीएससी यूजीसी नेट एग्जाम में तो निश्चित रूप में इसके ऊपर 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी के साथ में कॉलेज लेक्चर, स्कूल लेक्चर प्रतियोगिता परीक्षा में भी इससे संबंधित प्रश्न किसी न किसी रूप में अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। इसी के साथ में आप अन्य विद्यार्थियों को भी हमारे यूट्यूब चैनल से अवश्य अवगत कराएं। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ में हमारी वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। देखिएगा, आज हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल कल्चर के, राजनीतिक संस्कृति के लक्षण और प्रकार। अब राजनीतिक संस्कृति के लक्षण और प्रकार आप ठीक से तभी समझ पाएंगे जबकि ये राजनीतिक संस्कृति है क्या चीज़, इसको आप समझ जाएं। तो राजनीतिक संस्कृति क्या है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, आप हमारी प्लेलिस्ट में देखिएगा, ठीक है। परंतु हम आज की वीडियो में इसके लक्षण और प्रकार को ले रहे हैं। तो लक्षण और प्रकार तभी ठीक से समझ पाएंगे जबकि आप एक बार इसकी पुनरावृत्ति कर लें कि राजनीतिक संस्कृति क्या है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस बात को ठीक से समझाने के लिए मैंने आपके लिए 2 डायग्राम तैयार किए हैं, चित्र नंबर 1, चित्र नंबर 2। ये दोनों डायग्राम ऐसे हैं जिनसे आप समग्र रूप में राजनीतिक संस्कृति को समझ सकते हैं। तो ध्यान दें, सबसे पहले तो आप ये समझ लें क्या कि राजनीतिक संस्कृति है क्या चीज़। मैं ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा क्योंकि इसके ऊपर मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, परंतु चूंकि हमें इसके लक्षण तभी समझ में आएंगे जब इसके अर्थ को ठीक से समझ जाएंगे। तो ध्यान दें, वास्तव में राजनीति के प्रति, क्या बोल रहा हूं मैं, राजनीति के प्रति लोगों के विचार, मूल्य, भावनाएं, आस्थाएं, रवैया, रूख, ये सभी राजनीतिक संस्कृति कहलाते हैं। मतलब राजनीति के प्रति लोगों के क्या विचार हैं, क्या मूल्य हैं, क्या आस्थाएं हैं, क्या प्रतिबद्धताएं हैं, क्या अभिवृत्तियां हैं, क्या मनोवृत्तियां हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं, राजनीतिक संस्कृति। कैसे, मैंने आपको इस डायग्राम से ये बात ठीक से समझाया। ध्यान दें, राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीति, पॉलिटिक्स, सरकार। मतलब राजनीतिक व्यवस्था, राजनीति या सरकार के प्रति जनता के, लोगों के, जनता के क्या मूल्य हैं, क्या मनोवृत्तियां हैं, क्या रूख हैं, क्या भावनाएं, किसके प्रति, राजनीतिक व्यवस्था, राजनीति के प्रति। इसी के साथ में जनता के क्या विचार हैं राजनीति के प्रति, क्या आस्थाएं हैं, क्या धारणाएं हैं, क्या अभिवृत्तियां हैं। मतलब वास्तविक रूप में जनता के राजनीति के प्रति, क्या बोल रहा हूं मैं, जनता के, लोगों के, व्यक्तियों के राजनीति के प्रति क्या विचार हैं। जैसे नहीं, कुछ लोग कह देते हैं कि भाई हमें क्या लेना देना राजनीति से, हम तो वोट देंगे तो ठीक, नहीं देंगे तो ठीक, क्या फर्क पड़ने वाला है ना। ऐसे उदासीन प्रवृत्ति के लोग होते हैं। कुछ लोग क्या कहेंगे कि नहीं नहीं, हम जिस सत्ता के अधीन रहते हैं, जो लोग हमारे लिए कानून बनाने वाले हैं, तो उन लोगों को हम ठीक तरीके से निर्वाचित कर कर भेजेंगे। जो व्यक्ति योग्य होंगे उनको हम अपना मत देंगे, है ना। तो ये क्या हो गए, विचार ही तो हो गए भाई। तो वास्तविक रूप में राजनीति के प्रति, है ना, जनता के, लोगों के क्या विचार हैं, क्या आस्थाएं हैं, क्या धारणाएं, क्या अभिवृत्तियां हैं, क्या मूल्य हैं, क्या मनोवृत्तियां हैं, क्या रूख और क्या भावनाएं, ये सभी राजनीतिक संस्कृति कहलाता है। यस, इसको बहुत अच्छे से समझना है। तो मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, आप वहां देखिएगा। किस नाम से, राजनीतिक संस्कृति का अर्थ और परिभाषा के नाम से, ठीक है। अब देखो, जब ये बात स्पष्ट हो गई कि भाई राजनीति के प्रति लोगों के जो विचार, आस्थाएं होती हैं, वही राजनीतिक संस्कृति कहलाते हैं। तो इस अभिप्राय के आधार पर ही इसके लक्षण निकलेंगे, है ना भाई। किसी भी अवधारणा का आप अध्ययन कीजिएगा, यदि उसका अभिप्राय आप ठीक से समझ जाते हैं, तात्पर्य ठीक से समझ जाते हैं। देखो, मैं विश्वास से कह रहा हूँ,
कि उसके लक्षण समझने में आपको कोई परेशानी आ ही नहीं सकती। मैं विश्वास से कह रहा हूँ, कोई भी अवधारणा हो भाई, उसका अर्थ समझ गए तो विशेषताएं, लक्षण, गुण, दोष, वर्गीकरण मतलब प्रकार कहाँ से आएंगे? इस अभिप्राय में से ही सारी बातें निकलेंगी। आप स्वयं देखिएगा, यहाँ मैं 2 बातें ले रहा हूँ, इसके लक्षण और प्रकार, ये सब चीजें यहीं से आएंगी, यहीं से निकलेंगी। तो इसलिए देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको राजनीति विज्ञान को गंभीरता से समझना है। अगर आप राजनीतिक संस्कृति का अर्थ समझ गए मान लीजिएगा, तो फिर लक्षण कहाँ से आएंगे? बार बार कर रहा हूँ, जो तात्पर्य होता है, जो अर्थ होता है, उसमें से ही इसके लक्षण निकलेंगे। चलिए अब इसके लिए मैंने आपके 2 पार्ट बनाए हैं। नंबर 1, राजनीतिक संस्कृति के लक्षण, इनको संघटक भी कहते हैं। क्या? संघटक भी कहते हैं। आपसे एग्जाम किसी रूप में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वास्तव में पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं, उन देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का जब हम अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो सब देशों की जो जनता होती है, सभी देशों में उन लोगों के अपने अपने विचार विश्वास होते हैं, तो कुछ अंतर जरूर मिलता है सभी देशों के अंतर्गत। इसका मतलब किसी न किसी रूप में सभी देशों की जो राजनीतिक संस्कृति होती है वो कुछ अंतर लिए हुए होती है। लेकिन भाई इतना अंतर नहीं होता है जितना अंतर माना जाता है। मतलब वास्तविक रूप में यहाँ केवल मात्रात्मक अंतर होता है राजनीतिक संस्कृति में, प्रकार का अंतर नहीं होता है। क्यों? यही बात हमें समझनी है यहाँ। तो नोट कीजिएगा, यहाँ मैंने सबसे पहले आपके लिए बात नोट की है, राजनीतिक संस्कृति के निर्माणक तत्वों में, मतलब राजनीतिक संस्कृति का निर्माण किन तत्वों से होता है वो इसके लक्षण कहलाते हैं। राजनीतिक संस्कृति के निर्माणक तत्वों में प्रकार के अंतर नहीं होते, प्रकार के अंतर नहीं होते हैं। यस, मात्रात्मक अंतर के कारण ही हर देश की राजनीतिक संस्कृति विशिष्ट हो जाती है। केवल मात्रात्मक अंतर होता है, प्रकार का अंतर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सभी देशों के किसी न किसी रूप में अपने मूल्य होते हैं, अपने विश्वास होते हैं, अपने विचार होते हैं, अपनी आस्थाएं होती हैं। तो इनमें वास्तविक रूप में देखो प्रकार का अंतर नहीं, मात्रा का अंतर है। मात्रा का अंतर कैसे होगा? जैसे भाई एक देश के अंतर्गत हम वास्तविक रूप में राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण करते हैं तो ये पाते हैं कि वहाँ की जो जनता होती है उनके राजनीति के बारे में ये विचार होते हैं। क्या विचार होते हैं? कि भाई जो है हम तो मतदान में भाग लेंगे और हम तो अपने मत का प्रयोग करेंगे ही करेंगे, है ना। और कुछ देश में जनता कितनी उदासीन होती है कि नहीं नहीं हमारे मत देने नहीं देने से क्या फर्क पड़ने वाला है। तो एक देश में जो विचार है वो वास्तविक राजनीति के प्रति क्या है? सक्रिय है, मतलब सहभागी रूप में राजनीति में भाग ले रहे हैं, और दूसरे देश में उदासीन है राजनीति के प्रति। तो कहने का मेरा भावार्थ ये है कि वास्तव में जो राजनीतिक संस्कृति के 3 निर्माणक तत्व हैं, ये 3 ही इसकी विशेषताएं हैं। वास्तव में इनमें प्रकार के अंतर नहीं होते, केवल मात्रा के अंतर होते हैं। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक संस्कृति 3 तत्वों का समूह होती है। मतलब वास्तविक रूप में राजनीतिक संस्कृति का, पॉलिटिकल कल्चर का जो निर्माण होता है ना भाई, वो 3 तत्वों से ही होता है बस, सब देशों में। इसलिए तो मैंने कहा है ना कि मात्रात्मक अंतर है, प्रकार का अंतर नहीं है, केवल मात्रा का अंतर है बस। अब ये तीनों जो तत्व हैं सब देशों में मिलेंगे। किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था में आप उसकी संस्कृति का अध्ययन कीजिएगा, चाहे पाकिस्तान, चाहे भारत, चाहे अमेरिका, चाहे ब्रिटेन, चीन है, सोवियत संघ, किसी भी देश, जापान, स्विट्जरलैंड, किसी भी देश की राज्य व्यवस्था का अध्ययन कीजिएगा। अगर आपको वहाँ की राजनीतिक संस्कृति को ठीक से समझना है ना, तो आपको ये तीनों तत्व देखने ही पड़ेंगे। भाई ये तीनों तत्वों से मिलकर ही राजनीतिक संस्कृति का क्या होता है? निर्माण होता है। इस बात को समझेंगे अब हम, ध्यान दें। 3 तत्वों का समूह, तो नोट कीजिएगा, राजनीतिक संस्कृति 3 तत्वों का समूह होती है। ठीक है, मतलब राजनीतिक संस्कृति का निर्माण इन 3 तत्वों से होता है, और ये 3 तत्व ही राजनीतिक संस्कृति के क्या कहलाते हैं? लक्षण कहलाते हैं। तो पहले वाला जो लक्षण है वो नोट कीजिएगा, आनुभविक विश्वास। क्या है? आनुभविक विश्वास। हाँ, एग्जाम पूछी जाती है बातें बहुत गंभीरता से और विद्यार्थी गलती करते हैं। पहला क्या है? आनुभविक विश्वास। क्या मतलब हुआ इसका? भाई
आनुभविक विश्वास का तात्पर्य ये होता है कि इसमें जो जनता होती है उस जनता की राजनीति के प्रति क्या समझ है, नोट कीजिएगा, राजनीति के प्रति क्या समझ है, क्या अंडरस्टैंडिंग है ना। फिर से बोल रहा हूं मैं, आनुभविक विश्वास में वास्तव में राजनीति के प्रति लोगों की समझ होती है। मतलब यहाँ वास्तविक रूप में देखा जाए तो राजनीति के प्रति जो लोगों की समझ है वह वास्तविक रूप में एक सक्रिय रूप में भी हो सकती है और उदासीन रूप में भी हो सकती है। मतलब एक तरफ तो उसके विचार ये हो सकते हैं कि भाई क्या फायदा है राजनीति में भाग लेने से, क्या फायदा है अपने मत का प्रयोग करने से, हम तो वोट दें नहीं दें, हम अपने मत का प्रयोग करें नहीं करें, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है ना। और कुछ जगह ये कहा जाएगा नहीं नहीं हम तो वास्तविक रूप में जो है मतदान में भाग लेंगे, क्यों, क्योंकि जिस सत्ता के अधीन हम रहते हैं उस सत्ता के द्वारा जो कानून बनाए जाएंगे है ना, उसका प्रभाव किसी न किसी रूप हमारे ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए हमें वास्तविक रूप में अपने मत का ठीक से प्रयोग करना चाहिए और जो व्यक्ति योग्य है, ईमानदार है, उसको अपने मत का देना चाहिए, क्या उसको अपना मत देना चाहिए, है ना। तो अनुभव विश्वास में यही बात आती है कि वास्तविक रूप में जो जनता होती है उसकी राजनीति के प्रति क्या समझ है, उसका क्या विश्वास है। मतलब राजनीति के प्रति वह उदासीन है या सक्रिय रूप में सहभागी हो रहा है, उसमें भाग ले रहा है? इसको एक उदाहरण से समझेंगे आप। जैसे एक व्यक्ति का ये विश्वास है, जैसे मेरा ही विश्वास है, आप ऐसे समझिएगा। इस एक व्यक्ति का ये विश्वास है, क्या विश्वास है, मतलब वो पहले मानकर चल रहा है ये बात कि भाई मेरे मत देने या नहीं देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने उदाहरण नोट कर दिया है, जैसे मत देने या नहीं देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक व्यक्ति ये विश्वास पहले बना के चलता है, पहले विश्वास बन गया उसका, है ना, ये धारणा बन गई है। अब मुझे बताइए तो इसका मतलब लास्ट में फिर यही होगा कि ये व्यक्ति अपने मत का प्रयोग करेगा ही नहीं। तो ये विश्वास क्या है, राजनीति के प्रति उदासीनता का है। क्या है, राजनीति के प्रति उदासीनता का। और एक व्यक्ति पहले ही ये विश्वास बना के चल रहा है कि नहीं, जब भी चुनाव होंगे हम अपने मत का प्रयोग करेंगे, हम अपना मत ऐसे राजनीतिक दल को देंगे, ऐसे उम्मीदवार को देंगे जो वास्तविक रूप में ईमानदार है, देशभक्त है, देश की सेवा करने वाला है, देश सेवक है। तो ये जो समझ है, ये जो राजनीति के प्रति, राजनीतिक व्यवस्था के प्रति, सरकार के प्रति जो विश्वास है ना, वो ही क्या है, अनुभविक विश्वास है ना। अपने मतलब अनुभव के आधार पर ये बात कह रहा है कि भाई हम वोट देंगे नहीं देंगे से क्या फर्क पड़ेगा। आपने देखा होगा कुछ लोग चुनाव के समय में ऐसा भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि हम इनको मत क्यों देंगे, ये कौन सा हमें जो है खाने के लिए दे देंगे, हैं सरकारें हैं ये तो आती रहेंगी जाती रहेंगी, हमें तो मेहनत करके अपना जो है बच्चों का पालन पोषण करना है। तो ये भी तो एक विचार ही हुआ मेरे भाई। तो ऐसे जो विचार होते हैं ना, ऐसी जो समझ होती है ना, ऐसा जो विश्वास होता है ना, वही क्या है, अनुभविक विश्वास है। यस, तो राजनीतिक संस्कृति का निर्माण किससे होगा, पहला तत्व क्या होगा, अनुभविक विश्वास। राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में एक तो अनुभविक विश्वास का योगदान होता है, पहला तत्व हो गया क्लियर। चलिए अब जो दूसरा तत्व है जिससे राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होगा वो होगा मूल्य अभिरुचियां। क्या, मूल्य अभिरुचियां। मूल्य अभिरुचियां इसका मतलब ये होता है कि वास्तविक रूप में इसमें एक व्यक्ति अपने और संपूर्ण राष्ट्र के प्रति किन मूल्य व्यवस्थाओं में विश्वास करता है। जैसे कुछ व्यक्ति स्वतंत्रता, समानता, कानून, इन मूल्यों में विश्वास करते हैं, जी भर के विश्वास करते हैं, कानूनों का पालन ईमानदारी से करते हैं, सत्ता के द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं ईमानदारी से उनका पालन करते हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल अशांति, उपद्रव जैसी स्थिति के अंतर्गत ही कानूनों का पालन करते हैं, बाकी
कानूनों का उल्लंघन ही करते रहते हैं। भाई ये मूल्य व्यवस्थाएं हैं। यस। अब यहाँ दिक्कत कब आती है, जब व्यक्ति के मूल्य अलग प्रकार के हों और राजनीतिक व्यवस्था के मूल्य अलग प्रकार के हों, तो दोनों में गतिरोध होता है, और दोनों में गतिरोध होता है तो फिर उस राजनीतिक व्यवस्था का पतन होता है। क्या कह रहा हूं मैं? उस राजनीतिक व्यवस्था का पतन होता है। इसलिए मूल्य व्यवस्था के संदर्भ में, वैल्यू सिस्टम, मूल्य व्यवस्था के संदर्भ में लोगों के क्या विचार हैं, मतलब किन मूल्यों में जनता विश्वास करती है, किन मूल्यों में जनता विश्वास करती है। मैंने आपको उदाहरण दिया तो है। आप देखिए कुछ देशों के अंतर्गत हम देखते हैं, जैसे हम ब्रिटेन का उदाहरण दें, हैं वहाँ का संविधान लिखित है। भाई वहाँ की राज्य व्यवस्था का संचालन संवैधानिक परंपराओं से होता है, लिखित है वो, पर फिर भी ईमानदारी से उन परंपराओं का पालन किया जाता है ना। हमारे भारत में संविधान लिखित है, इसके बावजूद भी जो हमारे कानून हैं उन कानूनों का पालन करने में जनता ऐतराज करती है। कोई भी कानून बनाया जाता है तो उसका उल्लंघन करने के तरीके पहले खोज लिए जाते हैं। तो ये क्या है? यही तो क्या है, मूल्य अभिरुचियां हैं कि वहाँ पर जनता की वास्तविक रूप में ये अभिरुचि होती है ब्रिटेन में कि भी हमें तो जो है परंपराओं का ईमानदारी से पालन करना है, और हमारे यहाँ पहले ही ज़्यादातर लोग ये मान के चलते हैं कि भाई नहीं, हमें तो बस केवल अपने स्वाद से मतलब है, बाकी कानूनों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मूल जो भावार्थ तो वो ये है कि व्यक्ति अपने प्रति और संपूर्ण राष्ट्र के प्रति मूल्य व्यवस्था में, किस प्रकार की मूल्य व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। मैंने उदाहरण दिया ना, भाई स्वतंत्रता, समानता में, कानून में विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। अब इसका मैंने क्या एग्जाम्पल नोट कर दिया है। देखो जैसे इसमें जनता विशेषकर, देखो कैसे इसकी जो मूल्य अभिरुचियां हैं उसको समझेंगे आप। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। जैसे मान लीजिएगा कुछ देशों में जनता ये चाहती है, जनता का ये मूल्य बन जाता है। मूल्य का मतलब होता है जनता की जो इच्छा होती है, जो आकांक्षा होती है, वही मूल्य कहलाता है। क्या कहा मैंने? मूल्य किसे कहा जाता है? जनता की जो आकांक्षा होती है, जो इच्छा होती है, जो चाह होती है, वही मूल्य कहलाता है। अब कुछ देशों में जनता की ये इच्छा होती है, जनता का ये मूल्य होता है, जनता की चाह होती है, जनता की आकांक्षा होती है कि हमारे समाज का तीव्र गति से या समाज तुरंत आगे बढ़े, मतलब समाज का विकास धीरे धीरे कछुए की चाल से नहीं हो बल्कि खरगोश की चाल से हो। ऐसे देशों में जनता ये मानकर चलती है, जनता का ये मूल्य होता है, जनता की आकांक्षा होती है कि समाज का तुरंत विकास हो, समाज तुरंत आगे बढ़े, फिर चाहे इसके लिए शासक निरंकुश हो या लोकतांत्रिक कोई भी हो, इसकी कोई चिंता नहीं होती है। समझे? नहीं, मैं बता रहा हूं भाई। मूल्य अभिरुचियां, इसका जो मैंने एग्जाम्पल दिया है, इसका भावार्थ ये कि कुछ देशों में जनता के विचार होते हैं, ये आस्था होती है कि भी हमारा समाज तीव्र गति से आगे बढ़े। अब इसके लिए चाहे शासक निरंकुश हो या लोकतांत्रिक हो, इसकी जनता को कोई चिंता नहीं होती, कोई फिक्र नहीं होती है। तो ऐसे जो विचार होते हैं, ऐसे जो मूल्य होते हैं, वही वास्तविक रूप में मूल्य अभिरुचियां कहलाते हैं। यस, क्या कहलाते हैं? मूल्य अभिरुचियां कहलाते हैं। तो राजनीतिक संस्कृति के निर्माण का दूसरा जो तत्व हुआ वो क्या हुआ? मूल्य अभिरुचियां। यस, नोट कीजिएगा। पहला क्या है? अनुभविक विश्वास, मैंने एग्जाम्पल नोट कर दिया है यहाँ, आप नोट कीजिएगा। दूसरा क्या है? मूल्य अभिरुचियां, मैंने उदाहरण नोट कर दिया है, आप नोट कीजिएगा। और राजनीतिक संस्कृति के निर्माण का जो तीसरा तत्व है वो है प्रभावी अनुक्रियाएं। क्या है? प्रभावी अनुक्रिया, नोट कीजिएगा। प्रभावी
अनुक्रियाएं। इसका मतलब क्या होता है कि यहां वास्तविक रूप में किसी भी देश की जो राजनीतिक संस्थाएं होती हैं, जो प्रक्रियाएं होती हैं, उनके प्रति अनुकूलन है। उनके प्रति क्या है? ये अनुकूलन है या अनुकूलन मनोभाव है। फिर से बोल रहा हूं, मैं समझाऊंगा इसको तरीके से। क्या कि प्रभावी अनुक्रियाएं, इसका मतलब ये होता है कि किसी भी देश में, क्या बोल रहा हूं समझो मेरे भाई, मुझे राजनीति विज्ञान को गहराई समझाने बड़ा आनंद आता है। आप समझो, किसी भी देश की, भाई भारत, अमेरिका है, ब्रिटेन, जापान, चीन, स्विट्जरलैंड, पाकिस्तान, किसी का भी दिल कीजिएगा आप, किसी भी देश की राजनीतिक संस्थाएं, संरचनाएं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, दबाव समिति, समूह इत्यादि, राजनीतिक गैर राजनीतिक संगठन, सबको ले सकते हैं मेरे भाई। राजनीतिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं के प्रति जो अनुकूल मनोभाव होता है, प्रतिकूल नहीं बोल रहा हूं मैं, अनुकूल मनोभाव होते हैं, उन अनुकूल मनोभावों को ही प्रभावी अनुक्रियाएं कहते हैं। ये तो इसका अर्थ होगा, मगर समझे नहीं है अभी, इसीलिए मैंने यहाँ उदाहरण नोट कर दिया है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये होता है कि यहाँ वास्तविक रूप में जो राजनीतिक संस्थाएं होती हैं, जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, या जो प्रक्रियाएं होती हैं, या हम ये कह सकते हैं संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था है, या पूरे देश की बात कर सकते हैं। तो यहां जनता राज्य व्यवस्था से घृणा करती है, मैंने यहां नोट भी कर दिया, राज्य व्यवस्था से घृणा करती है या राज्य व्यवस्था पर गौरव है। फिर से कह रहा हूं, किसी भी देश की राजनीतिक संस्कृति का जो निर्माण होता है, उसमें तीसरा तत्व होता है प्रभावी अनुक्रियाएं। इसका मतलब यह है कि किसी भी देश की जनता अपनी राजनीतिक व्यवस्था से वास्तव में घृणा करती है, या उस राजनीतिक व्यवस्था से वो निराश है, जनता निराश है, या फिर अपने देश की राजनीतिक व्यवस्था पर उसे गर्व है ना। तो दो प्रकार की अनुक्रियाएं हो रही हैं। एक तरफ एक देश की जनता तो ऐसी है जो अपनी राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर जो है गर्व करती है, और दूसरे देश की जनता ऐसी है जो अपनी राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर एक प्रकार से मतलब जो है गर्व तो कहाँ करेगी, उसके प्रति निराश हो जाते हैं, उससे घृणा, नफरत की भावनाएं आ जाती हैं उनमें। अब मैं एक उदाहरण दूंगा, जैसे ब्रिटेन की जनता है, वास्तविक रूप में राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर उनको गर्व है, वहाँ जनता नारा भी लगाती है, हमारा राजा हो चिरंजीवी, हमारा राजा हो चिरंजीवी। बड़ी निष्ठा के साथ वहाँ परंपराओं का पालन किया जाता है। और हमारे भारत में मैं अक्सर सुनता हूँ लोगों से, लोग अक्सर ये कहते रहते हैं कि अरे भाई सारे नेता क्या कहें, बस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, सब भ्रष्ट हैं, किसको चुन लें, किसको मत दे दें। भाई तो ये निराशा के भाव हैं, यस ये निराशा के भाव हैं। और ब्रिटेन में देखिए तो वो गौरव के भाव हैं, अपनी राजनीतिक व्यवस्था पर उन्हें गौरव है। मतलब वास्तविक रूप में भारत की जनता की बात आए तो यहाँ गौरव है, यहाँ तो निराशा के भाव पनप रहे हैं। अक्सर मैं सुनता हूँ, मैं महाविद्यालय में विद्यार्थी से भी चर्चा करता हूँ, तो स्टूडेंट्स भी इस तरीके की बातें करते हैं। जन सामान्य जो बेचारे अशिक्षित हैं उनकी बात तो अलग ही है, वो भी इस तरीके के जो है विचारों का प्रयोग करते हैं, ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं, ऐसे विचार, ऐसी भावनाएं, ऐसी आस्थाएं उनकी बन जाती हैं। तो जो ये ऐसे विचार, विश्वास, भावनाएं, अनुक्रियाएं, रवैया, रुख है, वही क्या है मेरे भाई, वही है प्रभावी अनुक्रियाएं। और इसका एग्जाम्पल मैंने नोट कर दिया है प्रभावी अनुक्रियाओं का। क्या? राजनीतिक व्यवस्था पर जनता को, लोगों को गर्व हो सकता है या निराशा या घृणा तक हो सकती है। तो यही जो गर्व और घृणा है वही क्या है प्रभावी अनुक्रिया। मैं फिर कह रहा हूँ, किसी देश की जनता अपनी राजनीतिक व्यवस्था पर गर्व करती है और किसी देश की जनता अपनी राजनीतिक व्यवस्था से
नफरत करती है, उसे घृणा करती है, और निराशा के भाव होते हैं, निराशा के विचार होते हैं। यस, इन तीनों से ही किसी भी देश की राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है। यस, इन तीनों से ही किसी भी देश की राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है। किसी भी देश की राजनीतिक संस्कृति को आपको समझना है ना, तो आप इन तीनों तत्वों को समझ जाइएगा, उस देश की राजनीतिक संस्कृति को आसानी से समझ सकते हैं। आप देखिएगा, भारत की बात करूं मैं, अनुभव के विश्वास में वास्तविक रूप में क्या जनता ऐसा नहीं कहती है हमारे मत देने नहीं देने से क्या हो जाएगा, है इसलिए मतदान प्रतिशत कम होता है हमारे यहाँ पर, 60-65% ही तो मतदान होता है। यस, फिर मूल्य अभिरुचियां देखिएगा, यहाँ पर जनता के मूल्य अलग हैं, राजनीतिक व्यवस्था के मूल्य अलग हैं, तो किसी न किसी रूप में टकराव की स्थिति होती है। इसी प्रकार से प्रभावी अनुक्रिया के अंतर्गत हम देखते हैं हमारी भारतीय जो जनता है वास्तविक रूप में राजनीतिक व्यवस्था है किसी न किसी रूप में जो है निराश है ना, इससे घृणा के भाव इनमें रहते हैं कि क्या करें, सारे के सारे ही घोटालेबाज है, मतलब इस तरीके के इनके विचार रहते हैं। तो इसका मतलब जो ये संस्कृति है वो विकसित संस्कृति की श्रेणी में नहीं आती है, विकसित राजनीतिक संस्कृति में नहीं आती है। हमारे भारत की जो राजनीतिक संस्कृति है अभी वास्तविक रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीतिक संस्कृति से काफी पीछे है। खैर, इस तरीके की बातें हम ज़्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को हम पूर्ण रूप में आदर्श राजनीतिक व्यवस्था नहीं कह सकते हैं। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यहाँ मैंने आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात नोट की है जो कि एग्जाम पूछा जाता है। अब क्या ये जो तीनों तत्व हैं, ये तीनों तत्व अलग अलग हैं या इन तीनों तत्वों का एक दूसरे से संबंध है? यस, इनसे संबंध है तीनों का ही, ये तीनों का एक दूसरे से संबंधित, तीनों एक दूसरे से पृथक नहीं रह सकते। किसी भी देश की राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करने में इन तीनों का योगदान होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात नोट की है। ये तीनों लक्षण, अब देखिएगा, ये तीनों लक्षण परस्पर भी कई प्रकार से संबंधित रह सकते हैं। क्या? परस्पर भी कई प्रकार संबंधित रह सकते हैं तीनों लक्षण, नोट कीजिएगा। नंबर 1, ये पृथक नहीं होकर परस्पर अंतर संबंधित रहते हैं। मतलब ये तीनों अनुभव के विश्वास, मूल्य अभिरुचियां और प्रभावी अनुक्रियाएं ये पृथक नहीं होकर परस्पर अंतर संबंधित रहते हैं। मतलब ये एक दूसरे से अलग अलग नहीं है बल्कि एक दूसरे से संबंधित हैं। हाँ, होंगे ये तो। मूल बात तो ये है, विचार, आस्थाएं, धारणाएं, अभिवृत्तियां, मूल्य, मनोवृत्तियां, रूप, भावना, यही तो राजनीतिक संस्कृति में जनता के राजनीति की प्रति में क्या मूल्य, क्या मनोवृत्तियां, क्या रूप, क्या भावनाएं हैं, क्या विचार, क्या आस्थाएं, क्या धारणाएं, क्या अभिवृत्तियां, यही तो राजनीतिक संस्कृति है। तो फिर ये तीनों तत्व एक दूसरे से अलग नहीं है, पृथक नहीं है, एक दूसरे अंतर संबंधित। दूसरा, यह एक दूसरे के अनुकूल रहें, यह आवश्यक नहीं है। मतलब ये एक दूसरे के अनुकूल रहें, ये भी कोई जरूरी नहीं है, प्रतिकूल भी हो सकते हैं एक दूसरे के। तीसरा, यह समाज के विभिन्न भागों में समान रूप से विस्तृत होते हैं। मतलब वास्तविक रूप में समाज के विभिन्न भागों में समान रूप से वितरित या विस्तृत होते हैं किसी न किसी रूप में। और चौथा है, राजनीतिक समाज की जनसंख्या के विभिन्न भागों में यह अलग अलग तीव्रता में पाए जा सकते हैं। मतलब जो राजनीतिक समाज होता है, पॉलिटिकल सोसाइटी जो होती है किसी भी देश की, उस राजनीतिक समाज की जनसंख्या के विभिन्न भागों में अलग अलग तीव्रता में पाए जा सकते हैं। मैं उदाहरण दूं, जैसे हम भारत का उदाहरण लें और भारत में मान लीजिएगा हम राजस्थान को चुने और राजस्थान में किसी एक जिले का अध्ययन कर लेते हैं, तो उस एक जिले के अंतर्गत ही हम पाते हैं, तहसील स्तर पर जाते हैं, एक तहसील ऐसी मिलती है जिसके अंतर्गत वास्तविक रूप में जो है अनुभविक विश्वास ये होता है कि हमें तो अपने मत देना ही देना है। दूसरी जगह दूसरी तहसील में जाते हैं तो वहाँ लोगों के विचार होते हैं, अरे मत देने से क्या हो जाएगा, देंगे नहीं देंगे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो एक ही क्षेत्र विशेष के अंतर्गत जब हम अध्ययन करते हैं तो वास्तविक रूप में ये जो तीनों तत्व होते हैं, तीनों तत्वों में अंतर पाया जाता है। यस, हाँ, अंतर पाया जाता है। ठीक है भाई, ये होगा इसका चौथा निष्कर्ष। आप ध्यान दें, ये राजनीतिक संस्कृति के लक्षण मैं आशा करता हूँ ठीक से समझ गए होंगे। ये डायग्राम जरूर नोट कीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यदि ये आप ठीक से समझ जाते हैं ना, तो फिर आपको राजनीतिक संस्कृति को समझने में हरगिज परेशानी नहीं आएगी। और किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे कैसा भी प्रश्न पूछा जाए, गलती नहीं होगी, मैं विश्वास से कह रहा हूँ। आप इसको समझिएगा और ये तीनों जो निर्माणक तत्व हैं राजनीतिक संस्कृति के, जिनको लक्षण भी कहा जाता है, उनको समझिएगा। कहाँ दिक्कत है? पूरी दुनिया में किसी भी देश की राजनीतिक संस्कृति को समझे ना आप, और राजनीतिक संस्कृति समझ रहे हैं तो राजनीतिक व्यवस्था को समझने में आपको कतई दिक्कत नहीं आ सकती है। यस, दूसरा पार्ट ले रहे हैं राजनीतिक संस्कृति के प्रकार। हाँ, राजनीतिक संस्कृति के प्रकार। अब ध्यान दें, राजनीतिक संस्कृति के जो 3 निर्माणक तत्व हैं, इन 3 निर्माणक तत्वों के आधार पर ही वास्तविक रूप में राजनीतिक संस्कृति के प्रकारों को समझा जाता है।
अब राजनीतिक संस्कृति के प्रकार की शुरुआत करें, इससे पहले मैं आपको बता रहा हूं, चाहे किसी का भी वर्गीकरण किया जाए, चाहे राजनीतिक व्यवस्थाओं का किया जाए, राजनीतिक संस्कृति का किया जाए, राजनीतिक समाजीकरण का किया जाए, अगर वर्गीकरण किया जाता है तो वर्गीकरण के लिए सबसे पहले हमें कोई आधार लेना पड़ेगा। आधार कैसे? जैसे मान लीजिएगा मैं यूजीसी नेट के विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूँ और मैंने कह दिया कि ये विद्यार्थी बहुत अच्छे हैं, ये विद्यार्थी इतने अच्छे नहीं। किस आधार पर कहा है? मैंने इस आधार पर कहा है कि मैं प्रतिदिन जब विद्यार्थियों से प्रश्न पूछता हूं कि बताइए बेटा इसका क्या उत्तर है इस प्रश्न का, तो जवाब देते। दूसरे विद्यार्थी जैसे मैं पूछता हूं तो गर्दन नीची कर लेते हैं। तो मैंने किस आधार पर कहा है? मेरे प्रश्नों के जवाब देने के आधार पर कहा है। एक अच्छा है, एक अच्छा नहीं है, हैं? एक मेहनती है, एक मेहनती नहीं है। तो वर्गीकरण के लिए मैंने आधार तो लिया है ना। क्या आधार लिया? एक मेहनती है, एक मेहनती नहीं है। एक मेहनत करता है, परिश्रम करता है, दूसरा मेहनत नहीं करता है, घर जाकर के तैयारी नहीं करता है। इसी प्रकार से यहाँ एक विद्वान है आमंड व वर्बा, नोट कीजिएगा। आमंड व वर्बा ने लोगों की राजनीति में सहभागिता या उदासीनता के आधार पर, बहुत महत्वपूर्ण बात है, लोगों की राजनीति में सहभागिता या उदासीनता के आधार पर 3 प्रकार की राजनीतिक संस्कृतियां बतलाई हैं। क्या कहा है मैंने? किसके आधार पर? लोग राजनीति में भाग ले रहे हैं या उदासीन है, बस, हैं? इसके आधार पर आमंड और वर्बा ने 3 प्रकार की राजनीतिक संस्कृतियां बतलाई हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की राजनीतिक संस्कृतियां बतलाई हैं, जिनको कि शुद्ध राजनीतिक संस्कृतियां कहा है। मतलब आमंड और वर्बा का कहना है कि वास्तविक रूप में पूरी दुनिया का जब हम अध्ययन करते हैं, पूरी दुनिया की राजनीतिक व्यवस्था का जब अध्ययन करते हैं, तो राजनीतिक संस्कृतियां तो केवल 3 ही प्रकार की होती हैं जिन्हें शुद्ध राजनीतिक संस्कृतियां कहा जाता है। बाकी तो सब मिश्रित हैं, बस शुद्ध तो 3 ही है। तो यहाँ मैं नोट कर दिया है, आमंड व वर्बा ने लोगों की राजनीति में सहभागिता उदासीनता के आधार पर इसके 3 शुद्ध प्रकारों की चर्चा की है। मैंने नोट किया इसके 3 शुद्ध प्रकार ही होते हैं। किसके अनुसार? आमंड व वर्बा के अनुसार, है। मतलब आमंड व वर्बा ने लोग राजनीति में सहभागी होते हैं, सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, या फिर राजनीतिक प्रति उदासीन होते। कैसे? जैसे यहाँ मैंने दिया मत देना या नहीं देना, तो एक क्षेत्र की जनता तो ऐसी है, हाँ एक देश में अंतर पाया जाता है, एक जिले में ही अंतर पाया जाता है, एक राज्य में, प्रांत में अंतर पाया जाता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं एक क्षेत्र के जो बढ़ चढ़ करके अपने मत का प्रयोग करते हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ जनता मतदान के प्रति उदासीन रहती है। तो मत देने में बढ़ चढ़ कर भाग लेना ये सहभागिता है, और मतदान के प्रति उदासीन होना, किसी भी रूप में भाग नहीं लेना, ये उदासीनता है। तो वास्तविक रूप में राजनीति में जनता सहभागी होती है, उदासीन होती है। इस आधार पर 3 प्रकार की संस्कृतियां बतलाई है इन्होंने। नंबर 1 संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति, नोट कीजिएगा, संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति। देखो, संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति वास्तविक रूप में परंपरागत राजनीतिक व्यवस्थाओं में पाई जाती है। जिन देशों की राजनीतिक व्यवस्थाएं पूर्णतः परंपरागत हैं, वहाँ संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति होती है। कैसे? जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, भारत में 1947 से पहले काफी देशी रियासतें थी। नोट कीजिएगा, काफी देशी रियासतें थी। इन देशी रियासतों के जो शासक होते थे, राजा महाराजा, वो ही सब कुछ होते थे। जनता राजनीति के प्रति पूर्ण रूप में उदासीन होती थी। उन्हें कोई लेना देना नहीं था किस तरह के कानून बनाए जा रहे हैं। कानून बनवाने में उनकी कोई रुचि नहीं होती थी। मतलब राजनीति के प्रति जनता पूर्ण रूप में उदासीन रहती थी। हाँ, कुछ लोग शिक्षित होते थे, सत्ता की जानकारी होती थी, परंतु वो लोग भी राजनीति से संबंध नहीं रखते थे, राजनीति के प्रति उदासीन ही रहते थे। तो ऐसी जो विचार, आस्था, भावना होती है, उसको कहा जाता है संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति। मतलब यहाँ जनता राजनीति के प्रति पूर्ण रूप में उदासीन होती है। और ऐसी संस्कृति कहाँ होती है? जो परंपरागत राजनीतिक व्यवस्थाएं होती हैं। यस, जैसे हम यहाँ भूटान का उदाहरण दे सकते हैं। दूसरा क्या है? पराधीन राजनीतिक संस्कृति। पराधीन राजनीतिक संस्कृति को कुछ विद्वान ये कहते हैं कि जो साम्राज्यवादी देश था, उसके अधीन जो देश थे, उपनिवेश थे,
उनकी संस्कृति ऐसी होती है, लेकिन इसका अर्थ ठीक नहीं है। इसका अर्थ कुछ अलग ही होता है। इसका अर्थ ये है कि जब किसी देश के अंतर्गत जनता राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा, ये मैंने यहाँ आपके लिए डायग्राम बनाया, इससे समझेंगे। राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, जिनको कि डेविड स्टन की शब्दावली में निकास या आउटपुट कहते हैं, निकास या आउटपुट कहते हैं, नीति निर्णय मतलब राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा जो नीति और निर्णय लिए जाते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं। पराधीन राजनीतिक संस्कृति में यहाँ एफबी का मतलब फीडबैक, प्रतिसंवरण। यहाँ जो कानून बनाएंगे समाज के पास में आएंगे, यहाँ समाज को स्थान दिया गया है। अब समाज में आएंगे तो वास्तविक रूप में जो पराधीन राजनीतिक संस्कृति का समाज होता है, जनता होती है, वो केवल जो कानून बनाए जा रहे हैं ना, बस इन कानूनों की जानकारी तो जरूर रखती है, परंतु निवेश, इनपुट, किस प्रकार के कानून बनाए जाने चाहिए, किस प्रकार के कानून नहीं बनाए जाने चाहिए, कौन से कानून अच्छे, कौन से कानून बुरे हैं, इनसे पराधीन राजनीतिक संस्कृति वाले देशों का जो जनता होती है उसका कोई लेना देना नहीं होता है। समझ गए? पराधीन राजनीतिक संस्कृति में जनता केवल आउटपुट की तो जानकारी रखती है, मतलब जो कानून बनाए जा रहे हैं ना उनकी तो जानकारी रखती है, परंतु जो निवेश होते हैं, इनपुट होते हैं, मतलब किस तरह के कानून बनाए जाने चाहिए, किस तरह के कानून नहीं बनाए जाने चाहिए, जनता की इनमें कोई रुचि नहीं होती है। मतलब निवेश में, इनपुट में कोई रुचि नहीं होती है। इनको आगत भी कहते हैं, इसको निर्गत भी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। समझ गए? अब ये जो मैंने मॉडल दिया है डेविड स्टन का, भाई वास्तव में डेविड स्टन का इनपुट आउटपुट मॉडल मैंने इसीलिए पहले अपलोड कर दिया जिससे मेरे प्यारे विद्यार्थियों को दिक्कत नहीं आए। आप हमारी प्लेलिस्ट में डेविड स्टन का इनपुट आउटपुट मॉडल जरूर देखिएगा। हाँ, अगर उसको समझ रहे हैं तो फिर ये चीज़ें समझने में दिक्कत नहीं आएगी। हैं? अच्छा, अब तीसरा जो प्रकार बता रहे हैं अमन वर्मा, वो है सहभागी राजनीतिक संस्कृति। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये सहभागी राजनीतिक संस्कृति। भाई इसका क्या मतलब है? देखो, सहभागी राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत वास्तविक रूप में किसी भी देश की जनता जब राजनीतिक व्यवस्था में इनपुट और आउटपुट, यस, निवेश निकास, इन दोनों में रुचि रखती हो, मतलब सहभागी राजनीतिक संस्कृति वाले देशों के अंतर्गत जनता निकास की भी जानकारी रखती है कि भाई सरकार के द्वारा, राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा किस प्रकार के कानून बनाए गए हैं, कानून की जानकारी रखती है। इसके साथ में सहभागी राजनीतिक संस्कृति की जनता, फीडबैक, प्रतिसंवरण जनता, किस प्रकार के कानून बनाए जाने चाहिए, किस प्रकार के कानून नहीं बनाए जाने चाहिए, इसमें भी रुचि रखती है और बढ़ चढ़कर भाग लेती है जनता। हैं? ऐसा जिस देश में होता है, ऐसा जिस देश की जनता के द्वारा वास्तविक रूप में राज्य व्यवस्था में सहभागी हुआ जाता है, या जिस देश की जनता राजनीतिक व्यवस्था के निवेश निकास, इनपुट आउटपुट, आगत निर्गत, इन दोनों में बढ़ चढ़कर भाग लेती है, उस देश की राजनीतिक संस्कृति सहभागी राजनीतिक संस्कृति होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जनता राजनीतिक व्यवस्था में बढ़ चढ़कर भाग लेती है कि भाई इस तरह के कानून बनाए जाने चाहिए, और कोई कानून बनाया गया है तो उसकी भी पूर्ण जानकारी रखी जाती है। हैं? तो ऐसा जहाँ होता है उसे कहते हैं सहभागी राजनीतिक संस्कृति। यस, समझ गए? मतलब यहाँ तो राजनीति के प्रति बिल्कुल उदासीन है जनता का, राजनीति से कोई लेना देना नहीं है संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति में। और पराधीन राजनीतिक संस्कृति में केवल आउटपुट की जानकारी रखते हैं, बस नीति और निर्णय जो बनाए जा रहे हैं ना, कानून, उनकी जानकारी होती है। जबकि सहभागी संस्कृति के अंतर्गत क्या होता है?
इनपुट आउटपुट, ध्यान दें इन दोनों की जानकारी रखी जाती है। यस, तो बताइए मुझे भारत में कौन सी राजनीतिक संस्कृति है? क्या संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति है? राजनीतिक प्रति जनता उदासीन है? नो। क्या अमेरिका में ऐसा है? नहीं। भूटान में ऐसा है। पराधीन राजनीतिक संस्कृति, क्या भारत की राजनीतिक संस्कृति पराधीन कहा जा सकता है? आप बताइए भारत की जनता कितनी ऐसी है जो सब प्रकार के कानूनों की जानकारी रखती है? कितने प्रतिशत जनता ऐसी है जो किस प्रकार के कानून बनाए जाने चाहिए इसमें रुचि रखती है? मामला ठीक दिखाई नहीं देगा, हैं? तो यहाँ पर भी हमारी स्थिति ठीक नहीं है। और सहभागी राजनीतिक संस्कृति की बात करें तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इनपुट आउटपुट की जानकारी है। एक विद्वान है डॉक्टर एसी फाइनर, उन्होंने कहा विकासशील देशों की जो जनता होती है उनको वास्तविक रूप में ना तो इनपुट की जानकारी होती है ना आउटपुट की जानकारी होती है। यस, तो फिर हमारी राजनीतिक संस्कृति अभी सहभागी राजनीतिक संस्कृति नहीं बनी है। हमें राजनीतिक समाजीकरण पर बल देना है जिससे हम सहभागी राजनीतिक संस्कृति का निर्माण कर सके। यस, मेरे प्यारे विद्यार्थियों समझे, यूपीएससी की तैयारी करें, मैं क्या संकेत दे रहा हूँ? राजनीतिक समाजीकरण के ऊपर ध्यान दीजिएगा। राजनीतिक समाजीकरण की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, इसलिए पहले ही राजनीतिक समाजीकरण के ऊपर ध्यान दीजिएगा। राजनीतिक समाजीकरण के आधार पर आप राजनीतिक संस्कृति को बदल सकते हैं और सहभागी राजनीतिक संस्कृति का निर्माण भारत में किया जा सकता है। और बहुत जरूरी है, अगर हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था को विकसित करना है तो फिर सहभागी राजनीतिक संस्कृति का निर्माण अति आवश्यक है। और ये तभी सब होगा जब राजनीतिक समाजीकरण के ऊपर गौर किया जाएगा। तो ये हो गया आमंड और वर्बा के राजनीतिक संस्कृति के 3 शुद्ध प्रकार। ठीक है, इसके बाद मैंने एक सारणी बनाई है आपके लिए। आमंड का राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण नोट कीजिएगा। राजनीतिक संस्कृति नोट कर दिया है। इधर आइए, विशुद्ध राजनीतिक संस्कृति, मिश्रित राजनीतिक संस्कृति है। विशुद्ध राजनीतिक संस्कृति 3 हो गए, संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति, पराधीन राजनीतिक संस्कृति, सहभागी राजनीतिक संस्कृति। तीनों मैंने ठीक से समझा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। मिश्रित राजनीतिक संस्कृति, इसमें क्या होगा? पहला है संकीर्ण पराधीन राजनीतिक संस्कृति, दूसरा है पराधीन सहभागी राजनीतिक संस्कृति, तीसरा है संकीर्ण सहभागी राजनीतिक संस्कृति है। मतलब यहाँ वास्तविक रूप में ये मिश्रित प्रकार की संस्कृतियाँ पाई जाती हैं। जैसे हम भारत का यदि उदाहरण दें तो हमारे भारत के अंतर्गत वास्तविक रूप में देखा जाए तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि पराधीन और सहभागी संस्कृति के लक्षण धीरे धीरे दिखाई दे रहे हैं। पूर्ण रूप में सहभागी राजनीतिक संस्कृति का निर्माण नहीं हुआ है। तो आमंड ने वास्तविक रूप में राजनीतिक संस्कृति का जो वर्गीकरण किया है, ये वर्गीकरण है, आप नोट कीजिएगा। फिर मैं कह रहा हूँ वास्तव में तो आमंड ने केवल 3 ही राजनीतिक संस्कृति के शुद्ध प्रकार बतलाए हैं। ये मैंने आपको समझा दिया है। आशा करता हूँ आप राजनीतिक संस्कृति के लक्षण को और प्रकार को ठीक से समझ गए हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थी, मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बीच में मत छोड़िएगा कभी भी। अगर आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ गए हैं और प्रतिदिन जो हम अवधारणाएं आपको समझा रहे हैं, भाई जिस रूप में मैं समझा रहा हूँ उस रूप में समझिएगा। आपको पूरे राजनीति विज्ञान में कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। मेरा मकसद ये नहीं है कि 40% 30% तैयार किए, किताब में से देख के कहा कि ये सारे आ जाएंगे और आप है ना IAS बन जाएंगे। नहीं, मैं तो आपको राजनीति विज्ञान का पूरा पाठ्यक्रम समझाऊंगा। इसके बाद में आप किसी से भी अध्ययन कीजिएगा, किसी भी किताब से अध्ययन कीजिएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, मैं विश्वास से कह रहा हूँ। और आप किताब का सहारा कम से कम ले लीजिएगा, बस केवल इस रूप में ले लीजिएगा कि भाई थोड़ा सा प्रश्न बनाने की आपको कला आ जाए। अब मैं यहाँ वो सारी बातें बताता हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। लास्ट में जैसे सिलेबस हो जाएगा ना, तो उसके बाद में जो है वास्तव में जो बहुविकल्पी प्रश्न है उसकी भी श्रृंखला तैयार करूँगा। लेकिन वो कब? लास्ट में, जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हवाई लूटनी होती तो मैं पहले वो बहुविकल्पी प्रश्न बनाता, लेकिन नहीं, मुझे तो मेरे विद्यार्थियों को राजनीति विज्ञान समझाना है। ठीक है, आशा करता हूँ आपने हमारे ये राजनीतिक संस्कृति का जो
आज लेक्चर दिया है, इसको ठीक से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।